सोच लीजिए कि कोई मुकाबला हो जिसमें दो टीमें आमने सामने खड़ी हों और हर कोई मान चुका हो कि फाइनल इन्हीं दो के बीच होने वाला है, और अचानक तीसरा खिलाड़ी मैदान पर उतरकर पूरी बिसात ही पलट गई। बिहार की एक सीट पर ठीक ऐसा ही कुछ हो रहा है। कल तक जो लड़ाई सीधी लग रही थी वो अचानक तिकोनी बन गई, और इस पूरे उलटफेर के पीछे एक नाम है जिसने महज एक शाम में मैदान की तस्वीर बदल डाली। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की, जहां उपचुनाव को लेकर सियासी पारा एकदम चरम पर है। ये सीट पटना में आती है और लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। यहाँ लंबे अरसे से भाजपा का ही कब्जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी अब तक यहाँ कभी जीत दर्ज नहीं कर पाई है, और यही वजह है कि इस सीट पर हर पार्टी की पैनी नजर है। अब तक इस उपचुनाव में मुकाबला सीधा दिख रहा था बीजेपी और जनस्वराज पार्टी के बीच। बीजेपी ने यहां से नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि टक्कर सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच होने वाली है। राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता का प्रचार अंदाज भी अलग तरह का था। वो राजद से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अपने वाहन पर महावीरी झंडा लहरा रही थी, जिससे कहीं ना कहीं एक अलग ही संदेश जा रहा था। लेकिन फिर सोमवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बिसात पलट दी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बांकीपुर में जोरदार रोड शो किया और टी20 मैच की तरह आक्रामक अंदाज में मैदान पर उतरे। इस एक रोड शो ने बीजेपी और जनस्वराज के बीच की सीधी लड़ाई को तिकोना बना दिया। पुराने नैरेटिव टूटने लगे और नए समीकरण बनने लगे। अब जरा समझते हैं कि आखिर बदला क्या है। कुछ दिन पहले तक ऐसा माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर मुस्लिम और यादव वोटरों के एक हिस्से को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रहे हैं। करीब 12% यादव वोट और 8 से 10% मुस्लिम वोट के सहारे प्रशांत किशोर बीजेपी को हराने का गणित बिठा रहे थे। उन्हीं सभाओं में तरह तरह के लुभावने वादे भी किए जा रहे थे, लेकिन तेजस्वी के रोड शो में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जुटे, वो प्रशांत किशोर के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा रहा था। सवाल उठने लगा कि क्या मुस्लिम वोटरों का रुख अब बदल रहा है। इसके अलावा एक और जातीय समीकरण भी दांव पर लगा है, और वो है कुर्मी समुदाय का वोट। प्रशांत किशोर ने परोक्ष रूप से इस समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने यह कहकर कुर्मी समाज में एक तरह की नाराजगी भी पैदा की कि सम्राट चौधरी ने किसी तरह नीतीश कुमार से कुर्सी छीन ली है, और अगर बांकीपुर में बीजेपी हार जाती है तो इसका सीधा संदेश केंद्र तक जाएगा कि सम्राट चौधरी एक अलोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं और नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है। इसी वजह से कुर्मी समुदाय का एक बड़ा तबका प्रशांत किशोर की तरफ झुकता हुआ दिख रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव के रोड शो ने इस उम्मीद को भी कमजोर कर दिया। अब कुर्मी वोटरों की नजर सिर्फ जनस्वराज पर ही नहीं बल्कि राजद पर भी टिक गई है, और यहीं से बांकीपुर का यह उपचुनाव पूरी तरह त्रिकोणीय हो गया है। जो चुनाव कभी विकास और मुद्दों पर लड़ा जाने वाला माना जा रहा था, वो अब एक बार फिर जाति और धर्म के पुराने ढर्रे पर लौटता दिख रहा है। ऐसे हालात में प्रशांत किशोर को भरत तिवारी एनकाउंटर मामले का कुछ फायदा मिल सकता है, जिससे सवर्ण वोटरों का एक हिस्सा उनकी तरफ आ सकता है। प्रशांत किशोर का दूसरा बड़ा फोकस उन वोटरों पर है जो विकास और सुशासन के नाम पर वोट देना चाहते हैं। साथ ही वो तबका भी जो बदलाव के नाम पर अपना मत देना चाहता है। अब अगर बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक की बात करें तो उसमें सवर्ण और वैश्य वर्ग के साथ साथ लवकुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण भी शामिल है, और अति पिछड़ा तथा दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट करता आया है। वहीं दूसरी तरफ राजद का मूल आधार MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि राजद ने इस बार वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि रेखा गुप्ता अपने वैश्य समुदाय के वोट में कितनी सेंध लगा पाती हैं। तो कुल मिलाकर बांकीपुर की यह लड़ाई अब पूरी तरह तिकोनी हो चुकी है, और आखिर में जीत उसी दल के हाथ लगेगी जो दूसरे दलों के मूल वोट बैंक में सबसे ज्यादा सेंधमारी करने में कामयाब रहा। लेकिन इस पूरे चुनावी घमासान के बीच एक और गंभीर मुद्दा भी सामने आ रहा है, जिस पर बात होनी बहुत जरूरी है। बांकीपुर में बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के चुनाव प्रचार को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इलाके में कई ऐसे पोस्टर बैनर वायरल हो रहे हैं जिन पर धार्मिक पहचान को लेकर सीधे सीधे नारे लिखे हैं,
और इनमें से कुछ पर मोदी, शाह और नितिन नवीन जैसे बड़े नेताओं की तस्वीरें भी छपी बताई जा रही हैं। हम इन तस्वीरों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम इन्हें दावे के तौर पर ही रख रहे हैं। अगर ये सही है तो ये बेहद गंभीर बात है। जो चीज पुष्ट रूप से सामने आई है वो यह है कि नीरज सिन्हा के नामांकन के दिन ही पूरा माहौल भगवा झंडों, बैनरों और कमल के निशान से रंग गया था। हजारों कार्यकर्ता पैदल और मोटरसाइकिलों पर निकले और भारत माता की जय, वंदे मातरम और बांकीपुर में फिर खिलेगा कमल जैसे नारे गूंजते रहे। अब सवाल यह है कि एक स्थानीय उपचुनाव में जहां सड़क, पानी, बिजली और रोजगार जैसे मुद्दे होने चाहिए थे, वहां चुनाव प्रचार का पूरा नैरेटिव धर्म के इर्द गिर्द क्यों घुमाया जाता रहा। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता धर्म के नाम पर वोट मांगने की साफ मनाही करती है, तो फिर चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे क्यों बैठा है। यह पूरा मामला तब और गंभीर हो जाता है जब हम इसे हाल ही की एक बहुत बड़ी घटना से जोड़कर देखते हैं। अभी 2 दिन पहले देश भर में नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें देश के युवा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, बिना किसी भेदभाव के एकजुट होकर सड़कों पर उतरे। जाति और धर्म की राजनीति को दरकिनार कर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए इस जेनजी पीढ़ी ने साबित कर दिया कि मुद्दों की राजनीति आज भी मुमकिन है। और यही एकजुटता है जो आलोचकों के मुताबिक ध्रुवीकरण की राजनीति के बिल्कुल उलट है। लेकिन उस आंदोलन को थमे अभी मुश्किल से 2 दिन भी नहीं बीते और बांकीपुर की धरती पर एक बार फिर वही पुराना पैटर्न दोहराया जाता दिख रहा है। विपक्ष और कई सामाजिक टिप्पणीकारों का आरोप है कि जब भी मुद्दों की राजनीति जोर पकड़ती है, बीजेपी धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण का सहारा लेकर बहस की दिशा बदल देती है और बांकीपुर में भी यही रणनीति दोहराई जा रही है। बेशक बीजेपी और उसके समर्थक इस आरोप को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर गर्व करना कोई अपराध नहीं है और यह सिर्फ विपक्ष का एक राजनीतिक हमला है। साथ ही यह भी याद रखने वाली बात है कि उस चुनाव में राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता अपने वाहन पर महावीरी झंडा लहराते हुए प्रचार कर चुकी हैं। यानी धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि क्या स्थानीय चुनाव में भी अब विकास और मुद्दों की जगह धर्म और पहचान की राजनीति स्थायी तौर पर हावी हो चुकी है। और क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को इस पर और सख्ती से नजर रखने की जरूरत नहीं है। इस सब पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।